बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का इंट्रोडक्शन और बाकी जितने भी टर्मिनोलॉजीज़ दिए गए हैं वो अपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज का जो टॉपिक है वो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन होगा और इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन होगा। वीडियो लंबी ना होने की वजह से इस ग्लोबलाइजेशन को मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ग्लोबलाइजेशन को अच्छे से समझने के लिए आप पहले पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पे विज़िट ज़रूर कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। Cultural globalization is like when ideas, values, and traditions spread all over the world, make people from different places more connected. This happened through things like the internet, movie, music, and traveling to different countries. It's about how countries mix and influence each other, creating shared way of thinking and behaving. This makes the world feel smaller as people from various backgrounds start to understand each other better and share common experiences. कल्चरल ग्लोबलाइजेशन में ये कह रहे हैं कि एक ख़ास किस्म के आइडियाज़, वैल्यूज़ और ट्रेडिशंस जो हैं जो कि सारी दुनिया में जो है वो स्प्रेड हो जाएं, तमाम दुनिया के लोग उसको एक्सेप्ट करते हों, तो वही चीज़, वही आइडियाज़, वैल्यूज़ जो हैं लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं और लोगों में सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्रिएट करते हैं। और ये तब होता है जब आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, जैसे इंटरनेट हो गया, मूवीज़, म्यूज़िक हो गए, एक ख़ास किस्म के वैल्यूज़, ट्रेडिशंस जो कि तमाम लोगों को कनेक्ट करते हैं, उसको कल्चरल ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ये जो है एक कल्चरल मिक्स दे देता है, मतलब कि मिक्स कल्चर दे देता है। और इसके अलावा ये जो कल्चरल ग्लोबलाइजेशन है ये तमाम दुनिया के लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है और इस वर्ल्ड को स्मॉल बना देता है। स्मॉल बना देता है का मतलब ये है कि आप एक जगह पर बैठ के दूसरी जगह पर आसानी से विज़िट कर सकते हैं, आसानी से आप दूसरी जगह के कल्चर, बिलीफ के बारे में जान सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के ज़रिए। और आप वेरियस बैकग्राउंड से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं लोगों का। और यही चीज़ तमाम दुनिया के लोगों को आपस में मिलाती है, उनमें इत्तेफाक कायम करती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग उनमें क्रिएट करती है और उनमें ये एहसास पैदा करती है कि वी ऑल आर वन और हम सब एक दूसरे की मदद करेंगे। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं और राइट्स भी हैं। तो ये मतलब था कल्चरल ग्लोबलाइजेशन का। अब आ जाते हैं इकोनॉमिकली ग्लोबलाइजेशन। इकोनॉमिकली ग्लोबलाइजेशन इज़ लाइक when countries all around the world start working together more closely on economic stuff. They trade goods, services and money with each other a lot more than before. It's kind of like making a big global store where everyone can buy and sell things. Some people think this is good because it can bring more choice and opportunities, but other worry it might not be fair for everyone. It's all about countries becoming more connected economically, like sharing resources and markets on worldwide scale. अब इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन में ये कह रहे हैं, इकोनॉमिकली ग्लोबलाइजेशन में मतलब कि तमाम कंट्रीज़, जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब की इकोनॉमी जो है वो एक दूसरे से लिंक हो, सब मिलजुल कर काम करते हों। सारी कंट्रीज़ जो है मिलजुल कर काम करती हों इकोनॉमिकली स्टफ़ पे, मतलब कि इकोनॉमिक बेसिस पे, इकोनॉमी की वजह से सब मिलजुल के काम करते हों, उसको इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। और सबकी इकोनॉमी एक दूसरे से लिंक हो तो उसको भी इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इसमें आ जाता है जब आप ट्रेड करते हैं, मतलब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये भी इसी ग्लोबलाइजेशन में आ जाता है कि आप बाकी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करते हैं। मनी जो हो गया, सर्विसेज जो हो गए और बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हो गए हैं जो इकोनॉमी से लिंक करते हैं, वो भी तमाम कंट्री की इकोनॉमीज़ को लिंक करते हैं। IMF को देख लें। तो इस तरह से ये एक ग्लोबल स्टोर बन जाता है, एक ग्लोबल मार्केट बन जाती है ये दुनिया। कुछ लोग कहते हैं कि इकोनॉमिकली ग्लोबलाइजेशन जो है वो सही है, हर कंट्री के लिए बेनिफिशियल है, इकोनॉमिकली ग्लोबलाइजेशन होनी चाहिए क्योंकि ये मज़ीद चॉइसेस और अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, मतलब कि कंट्री के लोगों को मज़ीद इस चीज़ का मौका फ़राहम करते हैं कि आप ट्रेड करें और आप अपनी कंट्री के लिए कुछ करें। सब जब मिलजुल के काम करते हैं तो वो फ़ायदा देता है, कुछ लोगों का ये कहना है। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ के अगेंस्ट हैं कि इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, कि वो आपकी कंट्री की जो सॉवरेनिटी है उस पर इफ़ेक्ट करता है। तो ये क्रिटिसिज्म पाए जाते हैं, हर किसी के अपने अपने ओपिनियन होते हैं, लेकिन अडॉप्ट वही की जाती है, वही पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है जिसके मेरिट ज़्यादा होते हैं और डीमेरिट कम होते हैं। ऑल्दो हर चीज़ के मेरिट्स भी होते हैं,
डीमेरिट्स भी होते हैं, लेकिन उस चीज़ को अडॉप्ट किया जाता है जिसके मेरिट्स ज़्यादा होते हैं और डीमेरिट्स कम होते हैं। तो इसी बिना पर आजकल जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है ये भी पीक पर है। इसके अलावा सिंपली यही इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का मतलब था। मज़ीद आउटलाइन में जो टर्मिनोलॉजीज़ दी गई हैं उनको समझने के लिए, ग्लोबलाइजेशन को अच्छी तरह से समझने के लिए आप बाकी पार्ट्स पर भी विज़िट कीजिएगा, ताकि आपको ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी की समझ आ सके। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।